जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये मरी की रुदाद अभी ख़त्म नहीं हुई और आगे बढ़ूँ तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना ज़िक्र किया जाए कुछ वाक़यात और मज़ीद एनेक्डोट्स जो मुझे याद आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये एक और छोटी-सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाए जिसमें कि कुछ और मेरी ऑब्ज़र्वेशंस थी और जिन लोगों से मैं मिला, जो वहाँ के लोग थे मरी के उनका भी ज़िक्र किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं वहाँ पे पोस्ट हुआ तो ये मुझे पता लगा वो गर्मियों का सीज़न था। मई मतलब शुरू हो रहा था सीज़न और बस वो रूटीन की कार्रवाइयाँ होती हैं जैसे आपको पता है सरकारी दफ्तरों में। तो सेक्शन 144 दफ़ा 144 जिसे कहते हैं, जिसके तहत इंतज़ामिया पाबंदियाँ लगाती है, तो वो हर साल वहाँ पे मरी में भी लगाई जाती थी मुख्तलिफ उमूर के ऊपर। पब्लिक इंटरेस्ट में होती थी ज़्यादातर। मसलन मरी का जो माल रोड है मशहूर, अभी भी आप आई एम श्योर आप में से जो गए हुए हैं, सभी वो जीपीओ से स्टार्ट होता है। खैर स्टार्ट तो पहले होता है लेकिन जीपीओ उसका मरकज़ है और फिर वो पूरी एक स्ट्रीट है, मतलब एक बड़ी-सी द दुकानें और रेस्टोरेंट्स और चर्च भी है, आर्ट्स काउंसिल भी है, सिनेमा भी होता था एक ज़माने में, अब तो शायद नहीं है। उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती थी कि लोगों ने वहाँ पर कैसे अपना कॉन्डक्ट करना, कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना, उसके ऊपर भी पाबंदी होती थी। फिर ये भी होता था कि आपने वहाँ पे हुल्लड़बाज़ी और लाउड म्यूज़िक नहीं लगाना। आपको पता है कि जब लोग आते हैं ख़ुसूसन नौजवान तो फिर वो ऊँचा-ऊँचा म्यूज़िक लगाकर वहाँ पे फिरते हैं जिससे कि बाकी लोगों को इतराज़ होता है। होटल वाले जो टूरिस्ट जो ठहरे होते हैं आस-पास दोनों साइड्स के ऊपर, वो भी इतराज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगी और एक उसमें दिलचस्प पाबंदी जो थी वो थी कि शॉर्ट्स यानी कि नहीं पहन सकते। अब ये आज से 26 27 साल पहले की बात है, बल्कि उससे भी हाँ, 27 साल तो हो गए कम से कम 28 साल। तो उस ज़माने में तो अभी तो ख़ैर शॉर्ट्स मैंने देखा है कि शहरी इलाकों में तो बहुत कॉमन है, तो उस वक़्त वो नहीं उसकी इजाज़त इंतज़ामिया देती थी और वो मैंने भी वो ऑर्डर साइन किया मुझे बल्कि मैंने उनसे पूछा अपने स्टाफ से भी, मजिस्ट्रेट से भी, दोनों से मैंने कहा कि ये क्या वजह है कि शॉर्ट्स पे क्या मसला है? ये तो पहले जो कहा नहीं जी उसमें फिर बाज़ लोग जो होते हैं वो ज़रा कदामत परस्त होते हैं, कंज़र्वेटिव होते हैं, वहाँ पे लोग फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं, वगैरह-वगैरह। उन्होंने बाहर तौर लंबी-चौड़ी तावीलें दी, मैंने कहा मैं उससे क्या बहस करूँ? तो वो मैंने दस्तखत कर दी है, उसके बाद वो जब अखबारात भी जब भी ये सेक्शन 144 जाता है, सारे प्रेस को भी भेजा जाता है, पब्लिक होता है, सारे अखबारात ने उसके ऊपर कहानी लगाई और उसपे हेडलाइन ये लगाई कि वेयरिंग ऑफ शॉर्ट्स बैंड बाय एसी मरी। तो मुझे याद है कि उस वक़्त गालिबन 98 या 99 की बात थी, तो शोएब हाशमी मरहूम जो सलीमा हाशमी के शौहर और फैज़ अहमद फैज़ के दामाद, तो उन्होंने अपना कॉलम भी लिखा द न्यूज़ में और उसमें उन्होंने इस पूरी चीज़ का ज़िक्र किया, उसका बाकायदा मज़ाक उड़ाया, तनकीद भी की, सार्काज़्म भी किया, पता नहीं क मैंने काट के तो रखा था वो कॉलम, अल्लाह जाने अब वो कहाँ मेरी फ़ाइलों में होगा। तो बहरहाल वो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो यहाँ पे तो आपको बड़ी केयरफुली हर चीज़ क करनी पड़ती है बिकॉज़ ये तो इसकी जो बाज़गश्त है वो पूरी नेशनल लेवल पर चली जाती है मीडिया के थ्रू। तो बहरहाल वहाँ से भी मैंने ये सबक सीखा कि फाइन प्रिंट बड़े गौर से पढ़ा जाए, जो भी मैजिस्ट्रेट्स या अमला ला के आपको दस्तखत करवाते हैं। बहरहाल बाज़ चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा 144 था, मसलन पत्थर जो निकाले जाते हैं क्योंकि इससे लैंडस्लाइड होती है, एक्सट्रैक्शन जो होती है उसके ऊपर भी पाबंदी थी, दरख्तों की कटाई के ऊपर पाबंदी थी, नाजायज़ तामीरात जो थी उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। कचरा, कूड़ा, क्रिकेट हमारे यहाँ बड़ा मसला है, टूरिस्ट आते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में। खैर कभी-कभी तो उनको शायद डस्टबिन भी मुहैया नहीं होते। बहरहाल मुझे याद है कि पूरे एक डस्टबिन्स का सबसे पहला काम ही ये किया था कि बल्दिया के थ्रू मेरे ख्याल से पूरे माल रोड और पूरे मरी में जहाँ-जहाँ टूटे हुए थे डस्टबिन उनको पेंट करवाया, फिक्स करवाया, नए लगवाए, ताकि ख़्याल ये था कि भी लोगों के पास कुछ जगह भी होगी तो उसमें वो कूड़ा डालेंगे। लेकिन मैंने देखा उसके बावजूद हमारे यहाँ एक रिवाज है, अगर आपने टूरिज़्म का देखा हो तो लेक सैफुल मलूक बड़ी खूबसूरत झील है, लेकिन वहाँ पर मैं गया था, वहाँ से बहुत साल पहले की बात है, मैं अपनी नौउम्री में, और उसके बाद जो लोग वहाँ पे जाते रहे, वीडियोज़ बनाते रहे और फ़ोटोज़ खींचते रहे, तो वो दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है कि वहाँ पे कचरे के ढेर, प्लास्टिक के जूस के डब्बे और पॉलीथीन के बैग्स और इस तरह से बहुत हमारे लोगों में भी वो सिविक सेंस नहीं है, पता नहीं वो नहीं है या कानून की अमलदारी नहीं है। बहरहाल एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है। तो बहरहाल ये भी हमें
इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता था। तो ये मुझे 144 की तो बात याद आ गई, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे जिक्र करता चलूं। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मरी के लोग कितने बाशऊर और कानून की जानकारी रखने वाले होते हैं। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इतनी ज्यादा जगहों के ऊपर सर्व करके, और वैसे भी आपको पता तो लग जाता है, लेकिन मरी के जो बाशिंदे थे वो बिल्कुल अनोखे थे, क्योंकि उनको जितनी शऊर था कानून और रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, बाज़ औक़ात तो वो आपको लाजवाब कर देते थे, क्योंकि वो छोटी-छोटी शिक़ें जो होती हैं कवानीन की या लोकल लॉज़ की या स्पेशल लॉज़ की, वो भी उनको मालूम होती थी। और फिर इसी वजह से दरख़्वास्तबाज़ी जिसे कहा जाता है, या अर्ज़ियाँ जो है, वो भी बहुत कॉमन थी। मतलब ये कि रोज़ाना दूर अफ्तादा जो देहात होते थे, वहां से लोग लाके एप्लीकेशंस ला रहे होते थे, कोई अपना नेबर के खिलाफ, कोई और किसी चीज के खिलाफ, किसी होटल के खिलाफ, किसी ठेकेदार के खिलाफ, किसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, किसी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ, कि किसी ने ओवरचार्ज कर लिया वैगन पे या बस पे, तो वो उनको अपने राइट्स का पता था, और वो जाके फिर इंतजामिया को और पुलिस को बता देता। अक्सर चीजें तो मैं मार्क कर देता था आगे। लेकिन एक बहुत दिलचस्प वाक्य जो शायद मैंने और भी एक और इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया है, एक फिरदौस अब्बासी, मुझे उनका नाम भी याद है। तो वो वहां पे जो मरी में कश्मीर पॉइंट के ऊपर तालाब हैं बड़े, जो कि पानी का सप्लाई वो करते हैं मरी टाउन को, जो लिमिट्स है, म्यूनिसिपल लिमिट्स है, तो वहां पे वो डेली चार्जेस के ऊपर काम करते थे। और फिरदौस साहब जो थे वो चूंकि उनकी वो थी डेली वेजेस वाली काम थी, तो परमानेंट उनकी पोस्ट नहीं थी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने वहां पे, चूंकि नवाज शरीफ भी आते थे कश्मीर पॉइंट पर और दीगर जगहों पे, तो वो जाके उन्होंने अपनी एक दरखास्त पे उनसे दस्तखत भी करवा लिए हुए थे, कि जिसमें लिखा हुआ था कि इनकी मदद की जाए। कोई ऐसा वो ऑर्डर नहीं था, प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो लाए, और फिर मैंने उनसे उनको ये बताया कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने उस जमाने में भर्तियों पे पाबंदी की हुई थी, वैसे भी वैकेंसीज नहीं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए ये पाबंदी लगी हुई है, मेरे तो ये बस में नहीं है कि मैं ये पाबंदी जो भर्तियों पे है वो लगा दूं। आपको पता है कि वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में ये पाबंदियां लगती हैं, फिर सियासतदान या सियासी पार्टियां उनको अपने लोगों की लिस्टें बनाते हैं, फिर पाबंदियों को हटाते हैं और धड़ाधड़ नौकरियां बांटते हैं और देते हैं, ताकि उनके वोट पक्के हो। बहरहाल वो यहाँ पर जो भी था उससे पहले पाबंदी लगी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाइए और उनको दरखास्त लिखिए। तो उसने जनाब जेब से दरखास्त निकाल ली और उसके ऊपर साइन करवा लिया मुझसे, कि मैंने उस पर लिख दिया रिकमेंडेड और ये फॉर फॉर एक्शन। और फिर उसके बाद मुझे ये पता लगा कि फिरदौस साहब ने अपने पास हर तरह की एप्लीकेशंस मौजूद रखी हुई थी। डिप्टी कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर था, कमिश्नर से ऊपर लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था। उन सब की एप्लीकेशंस हम वक्त तैयार होती थी, और उनकी जो कोटी, वेस्ट कोट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसकी जेब में सारी एप्लीकेशंस तैयार होती थी। एक एक पे साइन किया तो दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। और अक्सर हफ्ते में एक बार तो मेरी मुलाकात होती थी। वो कहते थे जी मेरा कुछ हुआ नहीं, फिर मैं एक और खत लिख देता था। क्योंकि अब मैं क्या किया जाता भाई, वैकेंसी थी नहीं, पाबंदी, भर्तियों पे पाबंदी थी, मेरे वो बस में नहीं था। लेकिन सरकारी नौकरियों का जितना डिमांड है पाकिस्तान में, खुद मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं खुद सरकारी नौकरी कर चुका हूँ, तो थोड़ी सी आयरॉनिक है, लेकिन जितनी डिमांड उनकी है, मेरे ख्याल से आज भी वही सूरत हाल है। ये सारा काम जो है ये मुगलिया दौर और अंग्रेजों के दौर से चला आ रहा है, कि सरकारी नौकरी से आपको रियासत के साथ एक एक्सेस मिल जाता है, आपकी माशरे में स्टेटस इंप्रूव हो जाता है, जिन्होंने पैसे बनाने होते हैं उनको वो भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, डंडा टैका इज्जत जिसे कोट अनकोट कहा जाता है हमारे यहाँ, वो सारी क्या उसे बोलते हैं, अच्छी क्वांटिटी में मैसर हो जाती है। तो यही वजह है कि सरकारी नौकरी की इतनी हाई डिमांड है कि बस अल्लाह की पनाह। तो बहरहाल ये फिरदौस अब्बासी वाला भी ये किस्सा था। इसी तरह और भी बहुत सारे एक मुस्तकिल किस्म के रेगुलर पिटिशनर्स भी थे। तो वो जब नहीं आते थे किसी हफ्ते में, तो मैं सोचता था कि वो कहाँ रह गए, क्यों नहीं वो मुझे दिखाई नहीं दिए, फलाने अब्बासी साहब या फलाने राजा साहब। और भी पता लगता था कि वो बीमार हो गए, या वो रावलपिंडी चले गए, या उनके घर में मेहमान आ गए, या कुछ और हो गया। तो मैं पूछता था कि भाई आप आए नहीं, क्या वजह है। तो मैंने इस अरसा में जो मजे की बात ये हुई कि चूंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन होता था लोगों से, तो मैंने जो डायलेक्ट है मरी में जो बोला जाता है, पहाड़ी जुबान उसको बोलते हैं, पुठवारी की ही डायलेक्ट है या पंजाबी का, इस पे भी बड़ी बहस होती है। बहरहाल पुठवारी रावलपिंडी और पोठवार जिले में ज्यादा बोली जाती है। मरी वाले अपने आप को डिस्टिंक्ट अपनी आइडेंटिटी जो है कल्चरल और लिंग्विस्टिक उसको असर्ट करते हैं। तो बहरहाल मैंने वो भी थोड़ी बहुत सीख ली थी, थोड़ी बहुत क्या अच्छी, मैं
कॉन्वर्सेशन तो उसमें कर सकता था, अभी भी बल्कि मैं कर सकता हूँ। जब भी मुझे कोई मिलते हैं लोग इस एरिया के, तो मैं उनसे जब इस तरह बात करता हूँ तो बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा आपने ये अचना गचना सीख लिया हुआ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, वो याद हो जाता है। उस जमाने में आप जरा यंग भी होते हो तो ब्रेन की वायरिंग ज्यादा ओपन भी होती है कि आप नई इन्फ्लुएंसेस और लैंग्वेजेस और स्टाइल्स जो है उनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग जो ये इंटरेक्शन था, वो भी बहुत मैंने उसको एंजॉय भी करता था, क्योंकि मजे मजे के वाकयात भी होते थे कि वो जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स का मैंने आपको बताया है, वो उनके यहाँ कोई ना कोई शिकायत या कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होती थी, और एक चक्कर लगाना भी लाजमी होता था। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे जो मरी के शहर में या लोअर माल पर या गिरदो नवाब में होते थे, वो तो दिन में एक चक्कर जरूर लगाते थे, या यहाँ या मैजिस्ट्रेट के पास या बल्दिया के पास या किसी और ट्रैफिक मजिस्ट्रेट भी बाद में थे। तो वो कोई ना कोई उनकी एक हाजिरी या पेशी जिसे कहा जाता है वो जरूरी था। उसमें ये भी होता था कि ये हब भी होता था, चूंकि लोकल गवर्नमेंट और लोकल रियासत का एक हब भी होता, तो सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पे शेयर की जाती थी, लोगों के पास मालूमात भी होती थी, वहां पे ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। फिर जो बाकी अमला जो होता था उनके बारे में कि फलाने पटवारी ने ऐसा किया है, फलाने तहसीलदार ने ये गलती कर दी या वो कर दी, तो वो सारा भी जिक्र होता था। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी जिक्र करूं कि असिस्टेंट कमिश्नर मरी की जो ड्यूटीज होती हैं, मैंने आपको पहले तो काफी बताया कि लॉ एंड ऑर्डर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म मैनेजमेंट और रोड्स और ये और वो और टोल प्लाजे बनाना, वो सारा तो था सो था। एक इसकी जो मैंने बाकी जगहों के मुकाबले में ये देखा कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है लोकल, उसकी कन्वीनिंग और उसकी मैनेजमेंट और ओवरसाइट का भी काम बाकायदा फॉर्मलाइज किया हुआ था। उस जमाने में चीफ मिनिस्टर ने ये किया था। उन्होंने कहा था कि भाई बाकी जो 15-20 डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन हाईवे डिपार्टमेंट है जिनके तहत रोड्स आती हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स है, फिर ये हॉर्टिकल्चरल जहाँ के जो फूल वगैरह है, आपको मैंने बताया था कि वजीर आला को फूल बहुत पसंद थे, वजीर आला को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। बल्कि मैंने एक और इंटरव्यू में ये किस्सा बताया हुआ है, मैं वो आपको बताता हूँ फूल लगवाने का भी। तो बहरहाल वो ये सारे, और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, अलगरज की ये अच्छी खासी एक बहुत बड़ी टीम थी। तो मेरी इजाफी ड्यूटी ये भी थी कि इनके साथ हफ्ते में कम से कम एक बार नहीं तो कभी तो 2 बार या 3 बार भी सबको बुलाकर या किसी के एक दफ्तर में जाकर एक मीटिंग लाजमी होती थी। तो फिर उससे ये हुआ कि मुझे बहुत कुछ, मैंने ये भी जो बाकी डिपार्टमेंट्स की वर्किंग है उसका भी मुझे इदराक और अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर हुई कि किस तरह उनकी हायरार्की काम करती है, उनके यहाँ किस तरह से बजट बनते हैं, प्लानिंग किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स है, स्टाफ की क्या स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस है। और फिर उसके अलावा लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी थी। एक मसलन मरी कहूटा डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, एक झीका गली ट्रस्ट भी शायद बना हुआ था, और इस तरह की मुख्तलिफ जो थे वो भी वहां भी मेरी कोऑर्डिनेशन वो जरूरी हो जाती थी। बल्कि मुझे याद है कि जो मरी कहूटा डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, MKDA, तो उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे एक मीटिंग में कहा भाई आप उसके वो बन जाएं चेयरमैन। वो अब पता नहीं ग्रेड 20 या 21 की वो नौकरी होती थी। तो मैं उस वक्त 17 to 18 में जा रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं ये तो मैं बहुत जूनियर हूँ। पर उन्होंने कहा कि नहीं आप ये करें। फिर मैंने उनके जो थे उस वक्त उनके PSO थे गालिबन उनके साथ, और उनको मैंने कहा कि देखें आप उनको एडवाइस करें कि ये बात ठीक नहीं है, ये इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि शहबाज शरीफ का ये स्टाइल है, अभी आपको पता है कि जो उनके मोतमद खास है आहद चीमा, जो कि उनको उन्होंने अपने पिछले टेन्योर में 2 टेन्योर्स में उनको जूनियर ग्रेड से प्रमोट करके मतलब सीनियर पोस्ट में लगाया हुआ था। बाद में तरक्की फिर होती रही, लेकिन उसका फायदा भी हुआ कि शायद वो उनको एतमाद था उनके ऊपर, एनर्जेटिक थे, डिलीवरी करते थे, इस तरह के अफसरान पसंद होते हैं। लेकिन फिर बाकी जो अफसरान होते हैं नीचे और ऊपर वाले, उनमें फिर बदएतमादी पैदा हो जाती है। मतलब ये भी सर्विस की भी बड़ी पॉलिटिक्स होती है। आप में से जो वो लोग वाकिफ हैं सिविल सर्विस के अंदरूनी कहानियों से, और यहाँ जो जा रहे हैं वो ये चीज से बाखबर है कि खूब साजिशें और खूब लेग पुलिंग भी होती है पोस्टिंग्स के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, या मैं फलाने की जगह पे लग जाऊं या मैं फलाने का मंजूर नाजर हो जाऊं। तो ये बड़ी अजीब, खैर ये हर ब्यूरोक्रेसी में होती है, सिर्फ सिविल सर्विस में नहीं होता। ये मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी बाद में देखा, ये मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी देखा कि आधा टाइम जो है लोगों का इन अमूर पे गुजरता है कि मेरी बॉसेस हैं उनमें कैसे मेरी अच्छी वाह वाह हो, मेरे अच्छे नंबर कैसे बने, कदो कामत कैसे
बुलंद हो उनकी नज़रों में, और या मेरी तरक्की कैसे हो, या मुझे अच्छी पोस्टिंग कैसे मिले, या मुझे कोई और फ़ायदा, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, बेहतर ये, बेहतर वो। वो कैसे भी तो एक मुस्तकिल तग-ओ-दो होती है, ठीक है, एम्बिशन एक नेचुरल चीज़ है, होना भी चाहिए। लेकिन उसकी अगर वो हद से ज़्यादा जाता है, अगर वो रूल बेस्ड नहीं है या किसी रेगुलेटरी एक ढांचे में नहीं है, तो फिर वो एक बिल्कुल डॉग ईट डॉग वाला माहौल बन जाता है, जो कि बदकिस्मती से सिविल सर्वेंट्स में बड़ा होता है। वो आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ भी बड़ी बातें करते हैं, बहरहाल उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। लेकिन एनीवे, कमिंग बैक टू ये सारा डेवलपमेंट का जो काम था, ये इज़ाफ़ी मेरी ड्यूटीज़ में शामिल था। और इस वजह से फिर मेरी वहाँ पे बहुत सारे जो काम करने वाले साथी थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, कुछ तो मेरे साथ या मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, वो तो थे सो थे, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के भी जो लोग थे, उनसे बड़ी अच्छी हमारा एक वहाँ पे एक ग्रुप भी बन गया। अफ़सरान थे लोकल, कुछ 18 ग्रेड के थे, कुछ 19 ग्रेड के थे, कुछ 20 ग्रेड के भी थे, मुझसे सीनियर गोया के। लेकिन उन सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती, मैंने आपको राजा फ़ख्र सुल्तान का तो बताया, जो उस वक़्त एएसपी थे मरी में, वो मेरे बैचमेट भी थे, और उनसे तो मेरी ज़ाती दोस्ती भी थी, अभी भी है। अभी भी, बल्कि उन्होंने भी शायद ये वीडियोज़ देखी हैं और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, मैं मशकूर हूँ उनका। फ़ख्र भी बहुत अच्छे और बड़े प्रॉपर कानून को समझने वाले और उसको ऑब्जर्व करने वाले पुलिस ऑफिसर थे, और नाजायज़ कामों पे परेशान भी हो जाते थे जब उनको ऊपर से या कहीं दाएँ-बाएँ से सिफ़ारिशें आती थीं, तो वो कभी-कभार मुझसे ज़िक्र भी करते थे, और हमारी उस वक़्त यही एक नेविगेट करने का चक्कर होता था कि किस तरह से हम ये गलत किस्म की जो सिफ़ारिशें होती हैं, उनको कैसे ब्लॉक करें, उनको कैसे प्रिवेंट करें। तो फिर कभी आप अपने सीनियर्स का सहारा लेते हैं, कभी आपको खुद अड़ना पड़ता है, कभी आपको कोई बहाना तलाश करना पड़ता है। अलगरज ये भी एक चीज़ आप सीखते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और डे टू डे मैनेजमेंट से। तो फ़ख्र पुलिस में थे। फिर मेरे जो साथ मैजिस्ट्रेट थे राना अकबर हयात, मेरी उनसे बहुत दोस्ती भी रही है, अभी भी, बल्कि वो मुझे मिलते हैं अब और इन टच रहते हैं। अब वो रिटायर हो गए, वो उसके बाद इस्लामाबाद चले गए थे, फिर वहाँ सर्व करते रहे, बड़ी उन्होंने तरक्की की और प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस तक पहुँच गए थे। वहाँ पे एक सीनियर ओहदे पर फाइज़ थे। तो राना अकबर हयात बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव और ईमानदार अफ़सर थे। मैं अक्सर ये, अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट छोड़ते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दिया है और अफ़सर नालायक होते हैं, लेज़ी होते हैं, चोर होते हैं, करप्ट होते हैं। तो मेरा तजुर्बा इतना मंफ़ी नहीं था, मैं सच बताऊँ। सीनियर्स मैंने उनका देखा कि उनका अजीबो-गरीब रवैया होता था। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो काम करते थे, जैसे राना अकबर हयात थे, मैं समझता हूँ कि वो तो ज़बरदस्त उनका कॉन्डक्ट भी था लोगों के साथ भी, और अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से भी, और दिन-रात आप उनको रात को भी कभी-कभी मुझे उनको जगाना पड़ता था कि जब बर्फबारी होगी तो रोड बंद हो गए, या कुछ और हो गया, या टूरिस्ट का फड्डा हो गया, या सड़क ब्लॉक हो गई, या पानी के टैंकर फँस गए कहीं, हाँ, तो वो मतलब एज़ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उनकी और भी उनके पास थी ज़िम्मेदारियाँ। तो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया था, और बल्कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस तरह के मेरे साथ लोग थे। फिर चंगेज़ हमारे एक यंग तहसीलदार थे, बड़े बाद में मेरे ख्याल से अब वो सियासतदान बन गए, मेरा उनसे राब्ता तो नहीं है, लेकिन मैंने उनके पोस्टर देखे हैं कि अटक से मेरे ख्याल से इस्तीफ़ा वगैरह देकर, तो वो सियासत में उन्होंने कदम रख लिया हुआ है, और कभी जाऊँगा तो मैं मिलूँगा। उसके बाद भी 1-2 और तहसीलदार आए, एक हमारे कानूनगो होते थे, वो मुस्तकिल वहीं थे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के पटवारी भी थे, क्योंकि मरी शहर का जो पटवारी है वो बड़ा आपको पता है कि उसकी बड़ी वीआईपी, वीवीआईपी इंटरैक्शन और एंगेजमेंट होती है। तो वो कभी-कभार जो है ना, वो अपने आप को काफ़ी अहम भी समझते हैं, अफ़सराने बाला से भी बाला होते हैं, बहरहाल। लेकिन वो भी उनकी शिकायतें तो ख़ैर आती हैं, आपको पता है शिकायतें तो वहाँ मरी में बहुत होती थीं, कुछ जेन्युइन भी होती थीं, ये भी बात दुरुस्त है, आपको पता ही है निज़ाम हुकूमत का जिनका पाला पड़ चुका है। लेकिन बहुत सारी कुछ थी वो ट्रम्प्ड अप भी होती थी, यानी कि वो फैब्रिकेटेड भी होती थी। तो बहरहाल ये भी आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है, हर इस तरह की शिकायत पे फैक्ट्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश करना पड़ता था, और जुडिशियल ट्रेनिंग का यही एक फ़ायदा होता था, बिकॉज़ आप साथ में एडजुडिकेशन भी कर रहे होते थे, केसों की समाअत भी कर रहे थे, तो फैक्ट्स की जाँच और उनको एस्टेब्लिश करना और उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट करना, वो भी एक फिर आपकी सेकंड नेचर भी बन जाती है। बाद में मुझे ये चीज़ काम आई जर्नलिज़्म में भी, कि कानून की जो थोड़ी बहुत समझ और मैजिस्ट्रेसी की जो समझ थी, और फैक्ट चेकिंग का जो एक ज़रूरी रोल होता है, वो ऑलरेडी मैं काफ़ी हद तक उसमें ट्रेन हो चुका था बाय द टाइम मैंने ये जर्नलिज़्म में कदम रखा,
कई सालों के बाद, एक दहाई तकरीबन उसके बाद। तो एनीवे ये थे। फिर उसके अलावा मैं हॉर्टिकल्चर के हमारे एक आबिद साहब थे, अभी किसी ने कमेंट भी किया हुआ था, उनके एक कलीग शायद उनके साथ काम करते थे, उन्होंने भी एक वीडियो के ऊपर जिक्र किया। बल्कि मैं आपको ये किस्सा बताऊं, ये भी मैंने एक और इंटरव्यू में दोहराया कि शहबाज शरीफ साहब को ये इस चीज का बड़ा वो जोर देते थे कि भाई आपने सारे के सारे जो मरी में सीजन होता है तो उसमें फूल खिले होने चाहिए। और वो बड़ा एक डायरेक्टिव होता था चीफ मिनिस्टर का कि भाई आप जो ही मरी में दाखिल हो तो बस चारों तरफ फूलों की बहार हो रही हो, मई ऑनवर्ड्स, अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो जब मैं वहां पे था तो मुझे पता लगा कि ये करना है, इट्स वन ऑफ द ड्यूटीज। और उस वक्त सीजन नहीं था, फूल लगे हुए थे, बीज, मगर वो अभी उगे नहीं थे क्योंकि सर्दी लंबी थी और बहार डिलेड थी। अब चीफ मिनिस्टर ने आना था मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में। तो अब वो बड़े परेशान थे, हॉर्टिकल्चर वाले भी, बल्दिया वाले भी, वगैरह वगैरह। तो फिर हमने बल्दिया की तरफ से ये किया कि जो मरी के में और उसके नीचे जब आप जाते हैं पिंडी की तरफ तो रास्ते में जो नर्सरी आती हैं वहां पर जाके तहाशा गमले हम ले आए फूलों के, और उन गमलों को लाकर तो वो गाड़ दिया जमीन में ताकि लगे कि वो फूल उगे हुए हैं। और जब चीफ मिनिस्टर का विजिट हो गया तो बाद में फिर वो गमले निकाले गए और वापस कर दिए गए, नर्सरी को उधार ही लिए उनसे, क्योंकि उनकी पेमेंट भी पता नहीं कितनी लाखों में बन रही थी। और वो फिर एक और मसला होता था कि जी उनकी पेमेंट कैसे होगी, उसका अप्रूवल और ऑडिट और ये और वो। तो बहरहाल वो एक मुझे इसलिए ये याद आ गया कि ये इस तरह की जुगाड़ वो भी लगानी पड़ती है। लेकिन बहरहाल मरी की ब्यूटिफिकेशन एक पूरा ये भी एक मेरी जिम्मेदारियों में शामिल था। और मैं आपको बताऊं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्टिव्स पता नहीं कितने 100 के करीब थे। एक पूरी शीट थी वो लैंडस्केप साइज की, और पूरी फाइल फोल्डर था जो कि मैंने जब मैं गया तो मुझे वो दिया गया कि ये आपने डायरेक्टिव्स के ऊपर गौर करना है। और फिर वो मैंने सारा उसको देखा, उसमें ये था कि जी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी काम कर रही हो, कोई एक फ्यूज ना हो। जो रेलिंग होती है आपने देखा है कि, और वो खैर जरूरी भी है पब्लिक सेफ्टी के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी, स्ट्रेंथ सपोर्ट के लिए भी, कि रेलिंग जो लगी होती है जब आप जाते हैं नीचे से, बल्कि जब आप पिंडी से रवाना होते हैं तो पूरे मरी तक जाते हुए रेलिंग होती है। फिर अंदर मरी टाउन के अंदर भी जगह जगह रेलिंग होती है, तो उनका तो उस पर कोई गैप्स होने चाहिए, और वो पेंटेड भी होनी चाहिए। और फिर वो भी मैं चेक करता था, बल्कि स्ट्रीट लाइट भी मैं चेक करता था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां पे पोस्टेड था, जब इसी विजिट पे चीफ मिनिस्टर मेरे पास दूसरी बार आए, तो उन्होंने अपने पीएसओ को कहा कि आप जाइए और सारी स्ट्रीट लाइट्स देख के आए कि इनमें कोई बल्ब तो नहीं फ्यूज। अब वो जनाब मैं हैरान रह गया कि इस लेवल की भी मॉनिटरिंग होती है, और वो भी चीफ मिनिस्टर की तरफ से। बहरहाल मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग ये चीज थी। तो फिर जनाब वो पीएसओ गए, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाई वेल डन, सिर्फ एक लाइट मैंने ऑब्जर्व की है और वो फ्यूज थी और फला मकाम के ऊपर। मैंने कहा जी वो खंबा ही खराब है, उसकी मुरम्मत होनी है, और वो कोई टेक्नीशियन आएगा, पिंडी से आएगा, पता नहीं कहां से आएगा। बहरहाल आप ये देख लीजिए कि मैं किन हालात में आपकी मॉनिटरिंग, और अब ये हाईएस्ट अथॉरिटी है प्रोविंस लेवल के ऊपर, कमिश्नर और डीसी तो अपनी जगह है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब खुद जो है वो आकर तो ये चेक करवा रहे हैं। फिर अक्सर वो अस्पताल का भी चेकिंग करवाते थे, और हॉस्पिटल के ऊपर बड़ा फोकस होता था। अफसोस ये कि अभी भी मैं देखता हूं कि अभी भी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, वो भी अस्पताल का दौरा करी थी, उन्होंने कहा जी ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पाकिस्तान में वो एक दुम होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, 20-25 साल के बाद भी सीधी नहीं हुई, मुझे ये ऐसा ही लगा है। लेकिन बहरहाल उस जमाने में जो एक अहम काम हुआ था, और वो भी मैं समझता हूँ कि मुझे यही वजह कि मैं कदर करता हूँ शहबाज शरीफ की। लोग उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, और यकीनन कोई भी परफेक्ट नहीं होता पॉलिटिशियन। और आजकल तो वैसे भी चूंकि उनके खिलाफ एक ऑपोजिशन भी बहुत बड़ी है, तो वो तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अपने काम में और एफिशिएंसी में और मॉनिटरिंग में और इंटरेस्ट में उनका कोई मुकाबला नहीं है अमंग पॉलिटिशियन। मरियम नवाज अब साबित हो रही हैं एक राइवल उनकी इस मामले में। तो मैं आपको ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार उन्होंने मीटिंग करे थे वहां पे, गवर्नर हाउस जो है मरी में, गवर्नमेंट हाउस उसे कहते हैं, वहां पे मीटिंग्स होती थी, बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। उसके भी कंट्रोलर थे मंसूर साहब, वो भी मेरे दोस्त बन गए, और वो भी मंसूर साहब की भी आपको मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे याद आ गया। तो वहां पे वो मीटिंग हो रही थी और उसमें यही बात हुई अस्पताल की, और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप ये बताइए दवाइयां वहां पे क्यों नहीं है। मैं वहां पे गया था छापा मार के, वो एक छापा भी मारते थे ना जाके, तो बगैर अनाउंस किए जाकर तो हॉस्पिटल को चेक किया, उसमें मेडिसिन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह कि मेडिकेशन वहां पे क्यों नहीं है, लोगों ने वहां बड़ी शिकायत की।
तो फिर मैंने उनको, वहां पे सेक्रेटरी हेल्थ भी आए हुए थे और भी सेक्रेटरीज मौजूद थे, सारे सीनियर ब्यूरोक्रेसी पंजाब की थी, वहां पे बात हुई थी। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखें, आपके प्रोक्योरमेंट पंजाब की वो सेंट्रलाइज्ड है, ये जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होगी तो दवाइयां कैसे आएंगी? क्योंकि लाहौर में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो प्रोक्योर करता है मेडिसिन, उसकी पूरा पेपर वर्क और टेंडरिंग प्रोसेस में कई महीने लग जाते हैं। बाय द टाइम वो दवाइयां आती हैं तो 3 से 4 महीने तो गुजर गए होते हैं। फिर वो रवाना होती हैं टुवर्ड्स मरी या और तहसीलों में, तो वो आते आते एक 5 से 6 महीने का टाइम लैग हो जाता है, उस दौरान दवाइयां नहीं होती। तो उन्होंने कहा इसका हल किया, मैंने कहा इसको डिसेंट्रलाइज करें। तो वो जनाब वहां पे जो थे बड़े अफसर, उन्होंने कहा तो डिसेंट्रलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती। वहां पर फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया और उन्होंने ये एक लोकल कमेटी बना दी, और वो मुझे भी उसमें मेरी सरबराही में उसमें हॉस्पिटल का एमएस भी थे, उसमें एक और ऑडिट वाले भी थे गालिबन या अकाउंट्स वाले थे। तो वो कमेटी बना दी कि भाई लोकल लेवल पे इनको बजट दिया जाएगा और दवाइयां प्रोक्योर होंगी फ्रॉम द मरी हॉस्पिटल। अब उससे ये जरूर हुआ कि दवाइयों की बर वक्त सेल शुरू होगी। मेरा ये ख्याल है कि इसको फिर बाकी जगहों के ऊपर भी इसका आहिस्ता आहिस्ता निफाज हुआ, और अब बहुत सी जगहों पे ये प्रोक्योरमेंट मेडिसिन की ये बेहतर हो गई हुई है। हर जगह तो मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि डिसेंट्रलाइज है मामला, लेकिन ये यही एक तरीका होता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन या निचली सतह के ऊपर इख्तियारात को मुंतकिल करना कितना अहम होता है, मैं अगली वीडियो में इसके ऊपर भी बात करूंगा, मरी के हवाले से भी और भी अपने जो इंप्रेशंस हैं। तो एनीवे वहां पर ये मीटिंग हुई। फिर बाद में मुझे सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि आपने तो इस तरह, आपको चाहिए था कि आप मुझसे कंसल्ट करें, मैं आपका सीनियर हूं। मैंने कहा जी मुझसे पूछा गया तो मैंने उनको बता दिया और मेरी बात पे उन्होंने अमल भी कर दिया। यानी कि अगले दिन उन्होंने कमेटी भी कायम करी, पूरी फैक्ट्स वगैरह उसके रूल्स भी बन गए और ये और वो। तो ये बात थी शहबाज शरीफ साहब की। अब देखिए ना, मैं जूनियर मोस्ट उस मीटिंग में था शख्स हायरार्की में, और ये कि वैसे भी वो, मतलब ये कि मेरी क्यों सुने बात, लेकिन वो बिल्कुल सुन रहे थे, तवज्जो दे रहे थे। दैट वाज वेरी इनकरेजिंग। मतलब जहां पे मैंने नेगेटिव बातें थोड़ी आपको बताई हैं पिछली वीडियोस में भी कि कितना फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन ये चीज का आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव भी, लेकिन ये भी एक शख्सी चीज होती थी। बाद में और भी चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, वो जो कि आई एम श्योर के दे कुडंट केयर लेस। तो फिर ये अब पर्सन स्पेसिफिक चीज हो जाती है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती, यानी कि इदारा जाती लेवल के ऊपर इसकी इस पे अमल नहीं होता। ये शख्सियतों के इर्द गिर्द ही इस तरह के फैसले घूमते। अच्छी कोई इफेक्टिव शख्सियत होगी तो ये काम हो जाएगा, नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। तो ये इस तरह के मामला तो होते रहे। अच्छा एनीवे, तो फिर मैं ये बात कर रहा था, मंसूर खान जो थे, जो कंट्रोलर थे गवर्नमेंट हाउस मरी के, तो उनसे भी मेरा, आपको पता है, एक और जो ड्यूटीज में शामिल था वो ये था कि चूंकि वहां पर आके वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आके रहते थे, और मैंने एक पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था कि बाद में उनको अरेस्ट करके जब मुशर्रफ का कू हुआ, मार्शल लॉ लग गया, तो इसी जगह पर उनको फौजी ट्रकों में लाकर बंद किया गया, अकूबत खाने में या कैद खाने में। तो ये भी एक पाकिस्तान में किस्मत के हेर फेर होते हैं। लेकिन बहरहाल मंसूर से हमारी बहुत दोस्ती होगी, क्योंकि मंसूर जो थे वो गुजरावाला के थे, कश्मीरी उनका स्टाइल था, खुला डुला खाने पीने के, वो खुद भी शौकीन थे। और वो मेरे ख्याल से उनका वो वहां पे जो काम भी था वो यही था कि उसकी हर चीज वो बड़े और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते थे गवर्नमेंट हाउस को, और खसूसन जब प्राइम मिनिस्टर आते थे और चीफ मिनिस्टर आते थे उनके खाने पीने का, या डिग्निटरीज भी आते थे यूएई का। आई रिमेम्बर के एक यूएई की ये जो अल नह्यान फैमिली के एक शहजादे और उनकी बेगम साहिबा भी आए थे मरी, और मैं उनको भी कंडक्ट किया। 2-3 और एक आई थिंक सऊदीज भी आए थे एक बार, उनके लिए भी। तो मेरा ये भी काम होता था कि वहां पे जाके चेक किया जाए कि भाई वहां पे बाथरूम्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किचन की सफाई हुई है कि नहीं हुई है, वहां पे फूल के उगे हुए हैं, लॉन कैसा है। तो वो भी मैं उसका विजिट किया करता था। और फिर इस बहाने से, लेकिन उसका बहाना यह था कि वो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, तो आपका तकरीबन हर हफ्ते वहां पर एक विजिट भी होता था, विच वॉज वेरी नाइस। तो मरी की इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये जैसे गवर्नमेंट हाउस तो एक आपको बताया, कश्मीर पॉइंट पे आप में से बहुत से लोग उसके गिर्द गए होंगे, जहाँ पे वॉक भी होती है, बिल्कुल एक फ्लैट सा सरफेस है। तो मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब वहां पे वॉक भी किया करते थे, और उस वॉक में मैं जब पहली बार उनको, या दूसरी बार वो आए हुए थे, रात को भी उन्होंने मुझे तलब कर लिया।
और तलब किया कि जी आपको चीफ मिनिस्टर बुलाने। तो मैं वहां पे पहुंचा, तो उन्होंने कहा जी आप वेट करें, वो वॉक कर रहे हैं और आप उनके साथ वॉक करें। अब मैं तो सूटेड बूटेड तैयार होके अपने स्नीकर्स में नहीं था पूरा मैं अपनी तरफ से सूट पहन के टाई लगा के अहमकों की तरह वहां पे पहुंच गया। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, उन्होंने कहा जी मेरे साथ आ जाए आप साथ में। अब वो तेज तेज चल रहे हैं, मैं उनके साथ साथ चल रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, फलाना बताएं, स्ट्रीट लाइट्स का बताएं, फलाने का बताएं, ये अफसर, वो हाईवेज डिपार्टमेंट कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। बहरहाल तो वो कोई 45 मिनट्स हमने वॉक की। और उस वॉक के दौरान मुझे हिदायत भी मिलती रही, मेरी भी क्लास ले, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी 3-4 कही। उन्होंने कहा जी मुझे, फिर उनकी याददाश्त भी ठीक काफी मतलब शार्प थी। आई नोटिस कि जो उनको अपनी कही हुई चीजें हैं या जो मीटिंग्स में बात हुई थी उसका भी वो जिक्र करते रहे और फॉलो अप करते रहे। तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि ऐसा भी हो रहा है। तो ये यादगार चीज है। बहरहाल तो वो गवर्नमेंट हाउस का मैं जिक्र करता। इसी तरह उसके पास ही जो एमपी भंडारा जो है, मरी ब्रूरी के मालिक, उनका भी बड़ा खूबसूरत पुराना कॉलोनियल वजह का घर था। और भी उस पूरे कश्मीर पॉइंट पे, पिंडी पॉइंट के ऊपर आपको अंग्रेजों के बहुत सारे पुराने कॉटेजेस, वो अभी भी उनके नाम भी वैसे ही हैं, मतलब कोई स्प्रिंग फ्लावर्स और अंग्रेजों के जैसे कॉटेजेस के नाम होते हैं। तो वो भी थे, बाद में लोगों ने उनके बदल दिए नाम। लेकिन वो भी चूंकि बल्दिया के तहत आते थे, बहुत सारे उनकी उनके किस्से और उनके मसाइल। आई मीन एक्चुअली अब मैं सोचता हूँ कभी, तो आधा टाइम तो मैं वो सर खपाई में मसरूफ होता था। तो जो उसकी एस्थेटिक्स और जो जिन चीजों का मुझे शौक भी है, खूबसूरती और ये वो चीजें मैं पूरी तरह इंजॉय भी नहीं कर सकता था। बिकॉज आपकी इस वक्त एक स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई होता है और वो पूरा दिन से रात तक वो चलता था। लेकिन बहरहाल वो अभी भी नक्शे, बहुत सारी चीजें जहन में, वहाँ के जो मुख्तलिफ पुरानी इमारत और कतबे भी नस्ब हैं सोल्जर्स के। और आपको पता है कि ब्रिटिश जो सरकार थी उनके दो ही स्पॉट्स थे। एक शिमला था जिसमें कि पूरी हुकूमत मुंतकिल हो जाती थी और वाइस रॉय तक वहां पे चले जाते थे, क्योंकि इतनी गर्मियां होती थी प्लेन्स में कि अंग्रेजों का तो गुजारा नहीं हो सकता था। और फिर मरी को उन्होंने दूसरा स्टेशन डेवलप किया था। और यहाँ पे पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी थी पर्टिकुलरली, लेकिन उस जमाने में याद है कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा होता था, उसमें और भी बहुत सारे, अभी तो बहुत तकसीम दर तकसीम हो गई हुई है, तो वो मरी की तरफ मुंतकिल हो जाते थे। तो मेम साहिबान भी वहां पे आ जाते थे, इसलिए वहां पे क्लब्स और रेस्टोरेंट्स और बॉल रूम डांसिंग, वो सारा कुछ मरी की रिवायात। और वहां पे लोग बताते भी हैं, कुछ लोगों ने उसके ऊपर लिखा भी है। तो वो आपको लगता भी है कि अंग्रेजों की भटकती हुई रूहें कभी कभी रात को दिखाई दे देती हैं। एक चीज जो मुझे बिल्कुल याद है अभी तक कि जब आप जाते हैं ऊपर कश्मीर पॉइंट की तरफ, तो वो वाइट वॉशिंग हुई हुई है साइड दीवारों पे, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे बंगला में भी साइंस लिखे हुए थे। 71 से पहले की बात होगी, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो बंगाली में भी वहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस मौजूद थी। तो वो मुझे बहुत अजीब और दिलचस्प भी लगा कि कभी ऐसा भी होगा पाकिस्तान। मेरी तो होश से पहले की बात है, क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था और अब वेस्ट पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है।